Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री के क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। तो आइए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हैं डैश आर सपोज टू बी द फर्स्ट कीर्तनकार इन महाराष्ट्र। तो इसका जवाब है संत नामदेव, इन्हें महाराष्ट्र का पहला कीर्तनकार माना जाता है। बाबूराव पेंटर मेड दी मूवी डैश, इन्होंने बनाई थी सैरांधरी पिक्चर बनाई थी बाबूराव पेंटर ने। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग, करेक्ट इट एंड रीराइट। तो रॉन्ग पेयर है एकच प्याला, जिसका अन्ना साहेब किर्लोस्कर लिखा हुआ था। बोर्ड्स में आपको सिर्फ इतना पहचानना ही है, करेक्ट नहीं करना है। फिर भी मैंने करेक्ट कर दिया, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो राम गणेश गडकरी, इसका जवाब है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, यानी फीचर्स लिखना है भजन, कीर्तन, ललित और भारूड के, और फिर उसके एग्जाम्पल्स भी देना है। तो इसका आंसर पेज नंबर 40 टू 41 पे हमें मिलेगा। तो आइए पेज नंबर 40 पे चलते हैं। देखिए यहां से शुरू हो रहा है सेकंड। दूसरी बात मैं एक और बता दूं बच्चों कि इसी सवाल में क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड का भी आंसर मिल जाएगा हमें, जो भारूड से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो भी हम कर लेंगे इसी में साथ में। तो सबसे पहले है भजन। भजन का मतलब होता है सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग। एक चीज और बताता चलूं, ये जो हाईलाइटेड आपको नजर आ रहा है ये उसके कैरेक्टरिस्टिक के कॉलम में लिखिएगा, और जो ग्रीन में अंडरलाइन आएगा वो एग्जाम्पल में लिखना है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं मैं पहले आपको। टू सिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड एंड चांटिंग गॉड्स नेम accompanied by instruments like ताल, that is cymbals, मृदंगम, पखावज इज नोन एज भजन। यानी गॉड के मंत्र पढ़ना, गॉड की प्रेज करना, तारीफ करना, साथ में इन इंस्ट्रूमेंट को भी यूज करना, इससे जो चीज तैयार होती है उसे भजन कहते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ भजन, चक्री भजन एंड सोंगी भजन। चक्री भजन का मतलब होता है डिवोटीज कीप मूविंग इन सर्कुलर फैशन एंड सिंग विदाउट ब्रेक। गोल घूमते हुए जितने भी भक्त होते हैं वो गोल घूमते हुए इस भजन को गाते हैं बिना रुके। सोंगी भजन में क्या होता है, द सिंगर एक्टर एक्ट एज डिवोटीज, वो भक्त की तरह एक्ट करते हैं, एंड डिलीवर डायलॉग्स इन द फॉर्म ऑफ अ डिवोशनल सॉन्ग, और डिवोशनल सॉन्ग गा के अपने डायलॉग्स, अपनी बातें एक्सप्रेस करते हैं। तुकडोजी महाराज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ भजन नोन एज खंजीरी भजन। तुकडोजी महाराज ने एक नया फॉर्म, यानी चक्री और सोंगी तो था ही, साथ में खंजीरी भजन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब ये जो ग्रीन में आपको नजर आ रहा है ये आप एग्जाम्पल में लिखिएगा। इन नॉर्थ इंडिया द भजन्स कंपोज बाय संत तुलसीदास, द ग्रेट पोएट सूरदास, सेंट मीराबाई एंड सेंट कबीर आर वेरी पॉपुलर। आगे है कीर्तन। ट्रेडिशनली, ये कैरेक्टरिस्टिक है हाईलाइट में, ट्रेडिशनली नारद मुनि सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ कीर्तन ट्रेडिशन। कीर्तन ट्रेडिशन का फाउंडर नारद मुनि को माना जाता है। सेन नामदेव इज नोन एज द फर्स्ट कीर्तनकार ऑफ महाराष्ट्र, अभी देखा था हमने फिल इन द ब्लैंक में। अदर सेंट्स हेल्प द ट्रेडिशन टू फ्लरिश, आगे बढ़ने में, फलने फूलने में, और दूसरे संतों ने भी मदद किया कीर्तन को आगे बढ़ने में या फिर फलने फूलने में। द कीर्तनकार इज ऑल्सो नोन एज हरिदास और काथेकरी बुआ। ही हैज टू ड्रेस इन ट्रेडिशनल वे। कीर्तनकार को हरिदास या काथेकरी बुआ भी कहते हैं, उन्हें ट्रेडिशनल कपड़े पहनने पड़ते हैं। ही नीड्स टू ट्रेन हिमसेल्फ इन ओरेटरी, ओरेटरी मतलब स्पीच उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिंगिंग, गाने आना चाहिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आना चाहिए यूज कर रहे हैं, डांस आना चाहिए, और ह्यूमर, थोड़ा बहुत ह्यूमर, हंसी मजाक भी आनी चाहिए। ही नीड्स टू बी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, उसका यानी जो कीर्तनकार होता है उसका वेल इन्फॉर्म होना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम्पल है, कीर्तन इज परफॉर्म्ड इन अ टेम्पल और इन द प्रिसेंट्स ऑफ अ टेम्पल। या तो मंदिर के अंदर होता है या मंदिर के सराउंडिंग में, यानी प्रिसेंट्स का मतलब होता है सीमा में, यानी जहां तक मंदिर की हद है, जहां तक मंदिर की सीमा है उसमें कर सकते हैं कीर्तन। थर्ड पे था ललित। तो ललित इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का बहुत ही पुराना फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है ये। इट बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ नाराध्य कीर्तन, नाराध्य कीर्तन के ट्रेडिशन से ये बिलोंग करता है। इट इज क्वाइट पॉपुलर इन गोवा एंड कोकन, गोवा और कोकन में बहुत पॉपुलर है।
ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ललित ऑन द ओकेजन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल पे जब ललित परफॉर्म किया जाता है तो इट इज प्रिज्यूम दैट द प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ दैट फेस्टिवल इज प्रेजेंट ऑन द थ्रोन एंड देन शी इज इनवोक फॉर फुलफिलमेंट ऑफ अ डिजायर। ये मान लिया जाता है कि जो प्रिसाइडिंग डीटी है, जिस देवी की पूजा की जा रही है, वो सामने थ्रोन पे बैठी हुई है और हम ललित पढ़ के उसे उजागर करेंगे, ताकि उसे जगाएंगे, ताकि वो हमारी डिजायर, हमारी इच्छाओं को पूरी कर सके। दी ललित इज परफॉर्म्ड, ये एग्जाम्पल में लिखिएगा, इसको मैं अंडरलाइन करने भूल गया, मैंने हाईलाइट कर दिया है, लेकिन आप इसको एग्जाम्पल में लिखिएगा। दी ललित इज परफॉर्म्ड इन अ थिएटरिकल स्टाइल, थिएटरिकल स्टाइल में होता है स्टोरीज ऑफ कृष्णा, रामा एंड ग्रेट डिवोटीज, और दूसरे बड़े बड़े भक्तों के जो स्टोरी है आर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, ललित में इसे प्रेजेंट किया जाता है। देखो बच्चों, ये फोर्थ के सेकंड का आंसर है पूरा पैराग्राफ। फिलहाल हमारा सेकंड का जो है वो यहीं पे खत्म हो जा रहा है, तो ये मैं पूरा पढ़ा देता हूँ ताकि फोर्थ का सेकंड भी आ जाए इसके अंदर, और भारूड की कैरेक्टरिस्टिक और ये जो ग्रीन में अंडरलाइन है ये उसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। भारूड कैन बी डिस्क्राइब एज अ मेटाफोरिकल सॉन्ग। मेटाफोरिकल मतलब होता है जब कंपैरिजन किया जाता है, मेटाफर पढ़ा होगा आपने इंग्लिश में। दैट हैज स्पिरिचुअल एंड एथिकल लेसन, जिसके अंदर स्पिरिचुअल मतलब रिलीजियस और एथिकल का मतलब होता है मोरल, यानी राइट और रॉन्ग की जो समझ होती है, ऐसे लेसन दिए जाते हैं। भारूड इज कंपेरेबल टू द स्टाइल ऑफ अ रोड शो, ये एक तरह का रोड शो होता है। अब ये उसके एग्जाम्पल में आप लिखिएगा। भारूड कंपोज्ड बाय संत एकनाथ आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र। आगे 4 के सेकंड का आंसर भी करा देता हूँ, ये सेकंड का खत्म हो गया बच्चों, क्योंकि कंटिन्यू इसलिए करा रहा हूँ। तो भारूड यहाँ से पूरा आपको लिखना है। भारूड कंपोज बाय संत एकनाथ आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र बिकॉज ऑफ इट्स वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे उन्होंने काम किया है। ड्रामेटिक क्वालिटी, इजी रिदम एंड ह्यूमर, इजी रिदम होता है, आराम से एक रिदम में चलता है, ह्यूमर भी होता है उसमें। संत एकनाथ कंपोज भारूड विद द पर्पस ऑफ एजुकेटिंग पीपल ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। संत एकनाथ ने भारूड इसीलिए कंपोज किए थे ताकि लोगों को जिंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे एजुकेट किया जा सके। चलिए आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नीड ऑफ एंटरटेनमेंट, जो कि पेज नंबर 39 पर है। नीड ऑफ एंटरटेनमेंट करना है हमें, आप मार्किंग साइमल्टेनियसली करते चलें। देखिए ये जो हाईलाइट है पूरा थर्ड का फर्स्ट, हेल्दी एंटरटेनमेंट ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ वंस पर्सनैलिटी। किसी की पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए हेल्दी एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, जितना अच्छा एंटरटेनमेंट होगा उतनी अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। एंटरटेनमेंट कीप्स आवर माइंड लाइवली एंड फ्रेश, हमारा माइंड भी लाइवली और फ्रेश रहता है एंटरटेनमेंट से। इट में ऑल्सो मेक अस फील फिजिकली और मोर एनर्जेटिक, हम फिजिकली भी एनर्जेटिक फील करते हैं। सो इवेंचुअली आर एफिशिएंसी एट वर्क इम्प्रूव्स, और अगर हम एनर्जेटिक होंगे तो काम करने की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। परसुइंग हॉबीज एंड गेम्स हेल्प इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जब हमारी हॉबीज या गेम्स को हम परसू करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी और अच्छे से डेवलप होती है। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक एक्सेट्रा वर डेवलप एज फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट सिंस एंशिएंट टाइम। पुराने ज़माने से ही लोग एंटरटेनमेंट के लिए फेस्टिवल या फिर ड्रामा या डांस या स्पोर्ट्स, ये सब म्यूजिक वगैरह करते आ रहे हैं। देर आर वेरिड फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट अवेलेबल इन द मॉडर्न पीरियड एज वेल, आज के ज़माने में भी बहुत सारे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं। एंटरटेनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 हिस्सों में इसे बांटा जाता है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंटरटेनमेंट एंटिसिपेट्स एन इंडिविजुअल्स मेंटल फिजिकल पार्टिसिपेशन। एक्टिव में क्या होता है, इंसान मेंटली और फिजिकली पार्टिसिपेट करता है उस खेल में या जिस चीज को वो परफॉर्म कर रहा है। पार्टिसिपेटिंग या पार्टिसिपेटिंग है यहाँ पे, ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट एक्टिविटीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एंटरटेनमेंट। ठीक है, वॉचिंग अ स्पोर्ट मैच और लिसनिंग टू म्यूजिक और वॉचिंग अ मूवी आर एग्जाम्पल ऑफ पैसिव एंटरटेनमेंट। यानी स्पोर्ट्स में अगर हम जा रहे हैं तो एक्टिव है क्योंकि हम खुद परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन गाना सुन रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं या स्पोर्ट्स देख रहे हैं तो उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसलिए वो पैसिव एंटरटेनमेंट का टाइप हो गया। इन दिस टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट वी आर नॉट एक्चुअल पार्टिसिपेंट बट ओनली वीवर। पैसिव एंटरटेनमेंट में हम पार्टिसिपेंट नहीं होते बल्कि वीवर होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मराठी थिएटर पे नोट्स लिखना है, पेज नंबर 42 और 43। मैं पहले ही बता दूं क्योंकि ये मराठी थिएटर पे काफ़ी बड़ा नोट्स है,
तो आप इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा, अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझता यू कैन स्किप दैट पॉइंट, ठीक है। पेज नंबर 42 पे चलते हैं। देखिए यहां से शुरू है, थिएटर इज अ प्लेस डिवोटेड टू परफॉर्मेंसेस। थिएटर वो जगह होती है जहां पे परफॉर्मेंस किए जाते हैं, इधर सोलो और कलेक्टिवली, चाहे कोई अकेले करे चाहे कलेक्टिवली करे, ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ताकि वहां उसके आर्ट्स परफॉर्म हो सके। The 19th century saw a great development of the Marathi theatre. मराठी थिएटर का ग्रेट डेवलपमेंट 19th सेंचुरी में हुआ। विष्णुदास भावे इज नोन एज द फादर ऑफ द मराठी थिएटर, इन्हें फादर ऑफ द मराठी थिएटर कहा जाता है। सीता स्वयंवर was the first play presented by him. The movement started by Vishnudas Bhave was followed in Maharashtra by historical, mythological and also light farcical या farcical stage plays, जो इन्होंने शुरू किया था ये थिएटर का चलन, या आगे चल के हिस्टोरिकल थीम्स पे भी बनने लगा। माइथोलॉजी मतलब रिलीजियस टॉपिक या पुरानी जो एंशियंट स्टोरीज होती थी उस पर भी बनने लगा। और फार्सिकल, फार्सिकल का मतलब देखो यहाँ आगे लिखा है, द फार्सिकल प्लेज डील्ड विद सोशल इश्यूज इन अ ह्यूमरस वे, यानी समाज के जो इश्यूज है उस पे ह्यूमरस, हंसी मजाक के तरह से क्या करना, डील करना, ठीक है। इनिशियली नो रिटन स्क्रिप्ट वर यूज, पहले कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं होती थी। वीजे कीर्तने was the first author who wrote the script of थोरले माधवराव पेशवे in 1861। 1861 में थोरले माधवराव पेशवे, इसका वीजे कीर्तने ने पहली बार स्क्रिप्ट लिखा and its printed copy was made available. In the later half of the 19th century, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर made special efforts to introduce classical ख्याल music in महाराष्ट्र। मतलब अब प्ले के साथ साथ क्लासिकल म्यूजिक भी इन्होंने इसमें जोड़ दी। आफ्टर हिम दैट इज बालकृष्ण बुआ के बाद उस्ताद अलादिया खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान एंड उस्ताद रहीमत खान कंट्रीब्यूटेड इन अ ग्रेट वे। इन लोगों ने भी क्लासिकल म्यूजिक में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया। देयर एफर्ट्स हेल्प्ड इन डेवलपिंग अ टेस्ट फॉर क्लासिकल म्यूजिक अमंग द ऑडियंस इन महाराष्ट्र। इससे महाराष्ट्र के लोगों में क्लासिकल जो म्यूजिक है उसके प्रति जो है वो एफर्ट या जो क्या बोलते हैं अटैचमेंट बढ़ा। The growing popularity of classical music resulted in the origin of musical Marathi theatre। ये म्यूजिक के आ जाने से म्यूजिकल मराठी थिएटर की शुरुआत हुई। The musical plays of किर्लोस्कर मंडल became very popular। संगीत शकुंतल written by अन्ना साहेब किर्लोस्कर earned a great popularity। Another musical play शारदा written by गोविंद बल्लाल देवल is quite important as it comments in a humorous style on the evil custom of marrying young girls to the aged men। यानी छोटी बच्चियों को किस तरह एजेड यानी उम्र वाले या बूढ़े लोगों से शादी करा देते थे, उसके ऊपर ह्यूमरस वे में शारदा जो ये प्ले है इसने ये डील करता है, ये प्ले उसके बारे में बताता है। ऑल्सो प्लेज सच एज मुक नायक रिटन बाय श्रीपद कृष्णा कोल्हाटकर, संगीत मनापमन रिटन बाय कृष्णाजी प्रभाकर खादिलकर and Ikach Pyala written by Ram Ganesh Gadkari are important in the history of Marathi theatre. The popular plays written by Acharya Atre like Shashtang Namaskar, Udyacha Sansar, Ghara Bahir etc. help the Marathi theatre to sustain through a temporary decline। Marathi theatre को decline से इन ड्रामाज ने बचा लिया। The Marathi stage continued to get enriched because of its varied subjects and type of plays। इसके अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग प्लेस की वजह से काफी टाइम तक ये चलता रहा। दी अर्ली मराठी प्लेस वर स्टेज ऑन ओपन ग्राउंड्स। पहले ये मराठी जो प्लेस होते थे वो खुले मैदान में हुआ करते थे। द ब्रिटिश फर्स्ट बिल्ड क्लोज थिएटर्स लाइक प्ले हाउस, रिपन एंड विक्टोरिया इन मुंबई। ये क्लोज थिएटर्स अंग्रेजों ने बनाए। देयर आफ्टर द शोज ऑफ मराठी प्लेस ग्रेजुअली टुक टू क्लोज थिएटर। उसके बाद मराठी प्लेस खुले मैदानों की जगह अब क्लोज थिएटर में होने लगे। आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर ही उसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 45 पे। एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज देखिए यहाँ पे, द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री कैन अवेल ऑफ मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ ड्रामा एंड मूवीज। ड्रामा और मूवी में हिस्ट्री के स्टूडेंट को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे ड्रामा में क्या है, in order to achieve accuracy of stage backdrops on the stage, deep knowledge of history of arts and architecture of the concerned period is essential। मतलब स्टेज का बैकड्रॉप कहते हैं वो जो पीछे का पर्दा होता है स्टेज का जिसमें डिफरेंट सीनरीज दिखाई जाती है
या स्टेज को अरेंज किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से, तो वो अरेंज करने के लिए हिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज होना चाहिए। एक्सपर्ट इन दीज फील्ड्स कैन वर्क एज आर्ट डायरेक्टर और कंसल्टेंट, ये आर्ट डायरेक्टर या कंसल्टेंट के नाम के लेवल पे काम कर सकते हैं जिन्हें हिस्ट्री की अच्छी नॉलेज हो। पॉइंट नंबर 2, द स्क्रिप्ट राइटर्स एज वेल एज डायलॉग राइटर्स नीड असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस एज वेल एज एक्सपर्ट इन कल्चरल हिस्ट्री ऑफ अ गिवन पीरियड। जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उन्हें भी उस ज़माने की लैंग्वेज वगैरह की मालूमात चाहिए, उनका कैसा कल्चर था वो मालूमात चाहिए, तो वो कौन देता है? हिस्ट्री का एक्सपर्ट देता है। सिनेमा यानी मूवीज़ के अंदर भी इसका बहुत स्कोप है। दी आर्ट डायरेक्टर, ये 4th के फर्स्ट का भी आंसर है बच्चों, साथ ही साथ 4th के फर्स्ट का भी आंसर हो जाएगा। दी आर्ट डायरेक्टर ऑफ मूवीज़ क्रिएट द बैकड्रॉप डिज़ाइन ऑफ एटमोसफियर। बैकड्रॉप डिज़ाइन मतलब अभी मैंने बताया जो पीछे की डिज़ाइन होती है स्टेज की। कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरीज, मेकअप, हेयर स्टाइल एक्सेट्रा सुइटेबल टू द टाइम्स ऑफ द थीम ऑफ द मूवी। यानी कोई पास्ट की मूवी पे अगर पिक्चर बन रही है, जैसे कोई मराठा, समझो मराठा साम्राज्य पे मूवी बनाई जा रही है, तो उस जमाने में लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसी ज्वेलरी होती थी, कैसी हेयर स्टाइल होती थी, ये सब चीज़ों को उसमें कवर करने के लिए एक हिस्ट्री का एक्सपर्ट ही होना चाहिए जो इस पे मालूमात देता है। स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री कैन वर्क इन दिस फील्ड एज आर्ट डायरेक्टर और एज कंसल्टेंट टू द आर्ट डायरेक्टर। इसमें जो है हिस्ट्री का एक्सपर्ट होगा उसे आर्ट डायरेक्टर या कंसल्टेंट ऑफ आर्ट डायरेक्टर की जॉब मिल सकती है। टू राइट मूवी डायलॉग्स, नॉलेज ऑफ द कल्चर एंड लैंग्वेज एज स्पोकन इन द कंसेंट पीरियड इज नेसेसरी। अब कोई मूवी का डायलॉग लिख रहे हैं तो उस जमाने में कौन सी भाषा बोली जाती थी ये भी जरूरी है। एक्सपर्ट इन दीज फील्ड्स कैन फाइंड मैनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे थर्ड का आंसर और 4th के फर्स्ट का आंसर हो गया। चलिए, तो 4th के फर्स्ट का भी हमने कर लिया। एक्सपर्टाइज इन हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट इन द फिल्म इंडस्ट्री हो गया। अब सेकंड है भारूड कंपोज्ड बाय संत एकनाथ और पॉपुलर, ये भी हमने कर लिया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 to 30 वर्ड्स। पहला है व्हाई इज महाराष्ट्र नोन एज द लैंड दैट नर्चर द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। महाराष्ट्र को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की नर्चर करने वाला यानी पालन पोषण करने वाला क्यों कहा जाता है? तो ये पेज नंबर 43 पे इसका आंसर है। और व्हाट इज पोवाडा, ये 42 पे है। तो पहले हम 43 करते हैं। देखिए यहाँ से सिनेमा इज अ मीडियम दैट ब्रिंग्स टुगेदर आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। सिनेमा आर्ट और टेक्नोलॉजी को एक साथ लाता है विद द टेक्नोलॉजी ऑफ मोशन पिक्चर। यानी जब मूवीज मूव होने लगी, पिक्चर मोशन करने लगी, चलने लगी, द फिल्म इंडस्ट्री केम इनटू बीइंग, तो फिर फिल्म इंडस्ट्री बनी। इट गेव राइज टू द एरा ऑफ साइलेंट मूवीज। पहले साइलेंट मूवीज बनती थी, उसमें आवाजें नहीं होती थी, सिर्फ मोशन पिक्चर्स बताई जाती थी। लेटर द टेक्नोलॉजी ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड द एज ऑफ साउंड मूवी बिगिन। बाद में जब साउंड आने लगा यानी साउंड रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, तो फिर साउंड मूवीज पिक्चरों में आवाज आना भी शुरू हो गई। द ऑनर ऑफ मेकिंग एंड रिलीजिंग द फर्स्ट फुल लेंथ मूवी गोज टू महाराष्ट्र। यानी कि पहली फुल लेंथ मूवी बनाने का और रिलीज करने का जो क्रेडिट है वो महाराष्ट्र को जाता है। महाराष्ट्र इज नोन एज द लैंड दैट नर्चर्ड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। द कंट्रीब्यूशन ऑफ मदन राव माधव राव पिताले, द पटवर्धन फैमिली ऑफ कल्याण, हरिश्चंद्र सखाराम बटवड़ेकर ऑल्सो नोन एज सवे दादा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मूवीज। इन लोगों ने जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे इंडियन मूवी के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। चलिए बच्चों, अगला था हमारा पोवाडा। तो पोवाडा 42 पे था, हम डायरेक्ट कर लेते हैं यहीं से। देखिए यहाँ पे 5th के सेकंड का आंसर है। पोवाडा जिसे बैलेट कहते हैं इज अ ड्रामेटिक नरेशन बाय अल्टरनेटिंगली रिसाइटिंग पोएट्री। किसी पोएट्री में किसी ड्रामे को पोएट्री के फॉर्म में एक्सप्लेन करना, इसे पोवाडा कहते हैं। एंड प्रोजिक एक्सट्रैक्ट, वही हुआ पोएम। पोवाडा नरेट्स ग्रेट डीड्स ऑफ हीरोइक मैन एंड वुमेन इन अ वेरी फोर्सफुल एंड इंस्पायरिंग स्टाइल। ये वो पोएम होती है जिसमें किसी हीरोइक मैन या वुमेन की जिंदगी की कहानी को बहुत ही अच्छे और इंस्पायरिंग स्टाइल में एक्सप्लेन किया जाता है। द पोवाडा कंपोज्ड बाय अदनयन दास, अ कंटेम्प्रेरी पोएट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने के ये पोएट थे। नरेटिंग द इंसिडेंट्स ऑफ द किलिंग ऑफ अफजल खान and another one on the battle of Simhagad composed by Tulsidas are two well known example of povadas। ये दो एग्जाम्पल बहुत फेमस है पोवाडा के, एक जिसमें अफजल खान की किलिंग के बारे में है और एक जिसमें बैटल ऑफ सिम्हागढ़ के बारे में है। इन द ब्रिटिश पीरियड पोवाडाज नरेटिंग द स्टोरी ऑफ उमाजी नायक
चापेकर ब्रदर्स महात्मा गांधी वर कंपोज्ड, ये अंग्रेजों के जमाने में इनके ऊपर पोवाडास लिखी गई। ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट द पोवाडास वर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस, संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के टाइम पे पोवाडास की मदद से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाती थी। तो बच्चों इसी के साथ इस चैप्टर के सब क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।